ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के एक और महान नेता आज ही के दिन पैदा हुए थे। वो हैं हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री, हमें पता है कि हमारे देश के सेकंड जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और देश के लिए जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था। तो भारत भूमि के जो सच्चे सिपाही थे उनमें से एक हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री थे। आइए आज उनके जन्मदिन के मौके के ऊपर जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलू कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, और देश से जुड़े हुए उनका जो नारा है, इसी को आप देखो, जय जवान जय किसान, तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ ये नारा है। किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी ऐसे मोल्ड हुई, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे पास 2 अक्टूबर 1905 को मुगल सराय यूपी के अंदर उनका जन्म हुआ था, और उनके यूपी के अंदर जन्म हुआ था शारदा प्रसाद और जो हमारे पास राम दुलारी देवी है। शारदा प्रसाद उनके पिता थे और राम दुलारी देवी उनकी माता थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी उनकी वहीं पर वाराणसी में की थी, और उसके बाद में वो फर्दर स्टडी के लिए वहाँ से आगे भी गए थे। लेकिन 1921 में जब हमारे पास महात्मा गांधी ने ये कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर और फिर से इस स्ट्रगल मूवमेंट में लग गए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही मूवमेंट, हमें पता है चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ही कॉल ऑफ कर दिया था। तो वो वापस से फिर से अपने स्टडी में लग गए, और काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की फिलोसफी और ह्यूमैनिटीज़ में। तो लाल बहादुर शास्त्री को डिग्री ऑफ शास्त्री मिली थी, इसीलिए उनको हम जो शास्त्री जी है या लाल बहादुर शास्त्री के नाम से कहते हैं, क्योंकि उनके पास ये डिग्री है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के ही दौरान जो उनकी मुलाकात है वो काशी विद्यापीठ में जो शास्त्री जी है उन्हें ये मौका मिला था कि वो आचार्य JB कृपलानी से, डॉक्टर भगवान दास से, आचार्य नरेंद्र देवा से, इन सब से मिल चुके। और उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन 1926 में मिल गई थी, और शास्त्री जी ने अपने आप को एक लाइफ मेंबर की तरफ नोटिस कराया था इन द सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी में उन्होंने इस बात में खुद को दर्ज कराया था कि मैं जो सारी उम्र है लोगों की सेवा करूंगा। इसके बाद आगे का दौर उनका चलता गया। ललिता देवी जी से मिर्ज़ापुर में 1928 में उन्होंने विवाह किया। लेकिन उसके बाद भी जो देश की फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें उनका योगदान पूरी तरह से चलता रहा, और यहाँ पर जो साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था हमारे पास महात्मा गांधी का 1930s में, इसमें भी उन्होंने पार्ट लिया और लोगों से बात की, लोगों को समझाया कि किस तरह से हमारे पास जो बेसिक नीड है ना उसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली क्या था कि जो साल्ट सत्याग्रह था, इसमें बेसिकली अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, नमक के ऊपर कानून बना दिया था, और ये बोल दिया था कि नमक के ऊपर भी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ से जो शास्त्री जी है उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि हमें हर चीज़ जो अंग्रेज कह रहे हैं वो मानने की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट भी हुए, प्रिजन में भी गए, लेकिन जो आज़ादी का जज्बा है वो उनमें ख़त्म नहीं हुआ था, और आगे भी देश की आज़ादी के लिए वो काम करते रहे। 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, तो सारे, हमें पता है कि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अंग्रेज ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर सेकंड में लगे हुए थे, और यहाँ पर हमारे पास ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो एकदम से इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने सारे जो बड़े बड़े चेहरे थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन सबको उठा लिया, जेलों में डाल दिया। किसी तरह से शास्त्री जी बच गए और वो लोगों को गाइड करते रहे, और इस तरह से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में आगे तक योगदान दिया, और आगे भी वो ऐसा करते। लेकिन इलाहाबाद में उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और सारे जो हमारे पास कांग्रेस लीडर थे उनके साथ ही उनको 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तब उनको रिलीज़ किया गया। आज़ाद भारत के अंदर जो शास्त्री जी है उनको मिनिस्टर ऑफ
ऑफ होम इन यूपी बनाया गया, जहाँ पर उनको पुलिस और ट्रांसपोर्ट, मतलब सबसे पहला जो राजनीतिक रोल उन्हें मिला था वो होम मिनिस्टर का था यूपी का, और वहाँ पर उन्होंने पुलिस और ट्रांसपोर्ट में उनको असाइन किया गया था कि मेनली आपको इस फील्ड में काम करना है। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रोडवेज जो सर्विस थी उनके लिए, इस सेक्टर में उन्होंने बहुत जो रिफॉर्म किया। सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि यूपी के अंदर उन्होंने बस कंडक्टर के लिए फीमेल की पोस्ट को ओपन कर दिया। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग काम था जो शास्त्री जी ने एज ए होम मिनिस्टर ऑफ यूपी किया था। इसके बाद 1951 में जब सबसे पहले हमारे पास ये आया कि हम इलेक्शन कराएंगे, और इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने थे अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, मतलब 1 वोट 1 पर्सन, जो भी 18 ईयर से अबव के मेल और फीमेल थे उनको वोटिंग का राइट दिया जाएगा, और उसके बेसिस जैसे आज हमारे पास होता है सेम वही प्रोसीजर सबसे पहले 1951 में ये स्टार्ट करने की शुरुआत हुई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को ही उठाया और उन्हें बोला कि आपको कांग्रेस पार्टी का एज ए मैनेजर की तरह काम करना है फॉर जनरल इलेक्शन, और उनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यहाँ पर उनको असाइन कर दिया गया। और शास्त्री जी ने अगेन हम जानते हैं ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, उन्होंने कोई एक्सीलेंस को ना लाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद हमारे पास जैसे ही 1952 में इलेक्शन हुए, वो यहाँ से हमारे पास यूनियन मिनिस्टर बने, राज्यसभा में गए। उसके बाद शास्त्री जी ने अपनी जो सेल्फनेस सर्विस है उसको कंटिन्यू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्होंने जितना काम कांग्रेस के लिए किया था उसको देखते हुए उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट शास्त्री जी को असाइन कर दिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर बने थे किसमें, रेलवे और ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो सेफ्टी के लिए रेलवे सिस्टम में। बेसिकली काम तो क्या था, शास्त्री जी ने किया कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, भाई टाइम पर जो टाइम लेकिंग सिस्टम है वो ख़त्म हो। साथ में सेफ्टी के लिए उन्होंने काम किया कि रेलवे के अंदर हमारे पास एफिशिएंसी और सेफ्टी के ऊपर मेनली उन्होंने काम किया। उसके बाद उनका जो टेन्योर था जितना भी था वो 1956 में ख़त्म होना था, वहाँ तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम। और 1956 में भी इसलिए ख़त्म हो गया कि एक रेलवे एक्सीडेंट हमारे पास हो गया था अर्लियर इन तमिलनाडु में, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे। शास्त्री जी एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, और उन्होंने इसकी पूरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। शास्त्री जी के रिज़ाइन के बाद पार्लियामेंट में जो ये ट्रेडिशन है, ये एक हाईएस्ट ट्रेडिशन बन गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अप्रिशिएशन हुआ। देखो अब आप एक मिनिस्टर हो तो ऑफ कोर्स सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कई बार बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्री जी ने एज ए चेयरपर्सन, एज ए हायर पर्सन एट द पोस्ट इस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर का पद उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पंडित जी जवाहरलाल नेहरू फिर से यहाँ पर आए, और उन्होंने देखा कि वो कितना अच्छा काम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, जैसा मैंने कहा, बहुत इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। लोकसभा में 26 नवंबर 1956 में उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा सबसे अच्छा कलीग, और जो सिर्फ ना एक कॉमरेड था बल्कि एक बेटर कलीग था जिसके पास बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी, लॉयल्टी थी, और वो डिवोटेड था अपने आइडल्स के प्रति, तो वो थे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर शास्त्री जी फिर से बैक आए एज ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर 1957 से 61 तक, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, इन सब में क्या किया, अपना काम किया था। और हमें पता है कि इसी दौरान हमारे पास जो पंडित जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी डेथ हो गई थी, और शास्त्री जी से जो चार्ज है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का वो ले लिया गया था। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन जैसे ही हमारे पास पंडित जी की डेथ होती है, उन्होंने होम मिनिस्टर का पद है वो फिर से संभाला, और एक शास्त्रीय फार्मूला दिया जिसके बेसिस पर असम के जो लोग थे वो लैंग्वेज के बेसिस पर इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके बीच में भी जगह बनाई। हमें पता है इसके पंडित जी की डेथ हो गई, और 2 जून 1964 को जो के कामराज थे, जो उस टाइम पर हमारे पास कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया। इसके बाद हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही एफिशिएंसी के साथ
जो देश है उसको संभाला था, और किस तरह से जो आपके पास चाहे चाइना का इशू है, चाहे 1965 की इंडो पाक वार है जिसमें उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा देके एक अलग ही हमारे देश के सोल्जर्स में एक विश्वास जगाया था, और उसी के बेसिस पर हम इस वार को जीत पाए थे। और साथ में हमारे पास ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ताशकंद डिक्लेरेशन के टाइम पे ही 11 जनवरी 1966 को हमारे पास ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करने के बाद कुछ इस तरह के इनफॉर्चुनेट कंडीशन आई कि जो पंडित जी, जो हमारे पास शास्त्री जी थे, वो यहाँ से चल बसे। अगर हम श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में कहें तो ही वॉज वेरी पोलाइट इन हिज नेचर एंड वॉज वेरी पीसफुल, बट एट द सेम टाइम ऑफ वॉर ही इंक्रीज अवर morality strongly and provides his leadership to the nation which contribute to the unity and strength of the country। तो ये हमारे पास थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल भरा कोई और कैरेक्टर हो सकता है। तो आइए आज उनके जन्मदिन पर हम इस बात को समझें कि हमें कितने उनके जैसे शब्दों की, उनके जैसे महान पुरुषों की ज़रूरत है। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।